नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी राजस्थान और ईडी को लेके। कल ही राजस्थान में अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस के जो वादे हैं उन्होंने बताया, जनता के सामने रखा। जैसे कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, घर की जो सबसे बड़ी महिला होंगी उनके खाते में 10,000 रुपए देना। और ठीक उसके बाद एक दिन बाद ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी ने कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के घर पे छापे मारे। आपको बता दें, सबसे पहले तो उसमें कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिनके अलग अलग ठिकानों पे छापे मारे गए। अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का समन है, उनसे तलब, उनसे बातचीत करने की बात कही जा रही है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया और टिकट देने के बाद ही उनके अलग अलग 6 से 7 ठिकानों पे ईडी ने छापे मारे हैं। अशोक गहलोत आज से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस में उन्होंने दिल्ली में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने ईडी पे काफी ज्यादा निशाना भी साधा था कांग्रेस की लिस्ट जारी होने से पहले। अब आज जब छापे पड़ चुके हैं तब भी अशोक गहलोत बोले हैं और उन्होंने लगातार निशाना साधा ईडी पे। सर, आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखिए आशुकेश, टाइमिंग सस्पेक्ट है जी। तो मैं सोच रहा था कि इसको एक लाइन में कैसे कहें, तो दिमाग में आया चुनाव सर पे, ईडी घर पे। अब केस का मेरिट कुछ हो सकता है जी। ये जितने भी मामलों में छापे पड़ रहे हैं वो आज दायर नहीं किए गए। डोटासरा पे पेपर लीक का मामला चल रहा है। जैसे ये खबर आई है तो सरकार पे दबाव बढ़ा। सरकार के एक मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो कह रहे हैं कि 70 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा है पेपर लीक से, और ये बात हकीकत है कि पेपर लीक हुए हैं। तो सरल तरीका एक देखने का यह है कि पेपर लीक हुआ, ये क्राइम है, अनपार्डनेबल क्राइम है, क्योंकि एक नहीं हुआ, लगातार पेपर लीक हुए राजस्थान में। एक और मामला किरोड़ीलाल मीणा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने दायर कराया था गहलोत के बेटे पे कि कैसे काला धन सफेद किया जा रहा है। तो गहलोत को लपेटे में लिया गया था। उस मामले की कार्रवाई पुरानी 12 साल पुरानी कार्रवाई है। तो वजह तो आपको हर रेड की मिलेगी, कोई केस होगा तभी रेड होगा। लेकिन मैं कहता हूं टाइमिंग सस्पेक्ट है, तो वो सही में सस्पेक्ट है। अब जबकि चुनाव सिर पे है, ऐसे में ईडी का अचानक एक्टिव हो जाना इतने पुराने मामले में, वो मन में एक दुविधा पैदा करता है। वो आम लोगों के मन में भी एक दुविधा पैदा करता है कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव के वक्त ही छापा बढ़ गया अपने ओपोनेंट्स पे ही। और ये पहली दफा नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर रही है और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ छापा पड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि जरा एक लिस्ट ऐसी निकाली जाए कि कब कब ऐसा हुआ है। मुझे ध्यान आया, पंजाब में चन्नी थे जी मुख्यमंत्री, उनको बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस ने बनाया था। चुनाव के इन वक्त चन्नी के भतीजे और तमाम लोगों पे छापे पड़े। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होना है, पहले से कुछ कार्रवाई चल रही थी, इधर कुछ तेजी आ गई। उनकी सेक्रेटरी, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर, सबके घर छापे, सबको बुला के पूछताछ की जा रही है। मुझे कर्नाटक याद आया। कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे, डीके शिवकुमार पे ईडी के छापे पड़ रहे थे। तेलंगाना में बहुत अच्छे संबंध नहीं है, अभी अभी वो चुनाव में जा रहे हैं। हो सकता है इस बीच भी जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी कविता, पहले उनको ईडी बुला चुकी है, दोबारा बुला सकती है। मामला उन पे भी चल रहा है। तमिलनाडु 2021 में चुनाव थे, वहां चुनाव के 4 दिन ठीक पहले डीएमके पे छापा पड़ता है।
मैं दर्शकों को बता रहा हूं। ठीक है। कहां कहां मैंने पंजाब बताया, छत्तीसगढ़ बताया, कर्नाटक बताया, तमिलनाडु बता रहा हूं, बंगाल, तेलंगाना बताया। जी। बंगाल में 2021 में चुनाव थे जी। मार्च 2021 में छापे पड़ते। छापे में बाद में बरामद भी हुए नोटों की गड्डी, वो भी लोगों ने देखी है जी। तो नॉट फॉर नथिंग कि ये बिल्कुल आउट एंड आउट पॉलिटिकल है, टाइमिंग सस्पेक्ट है, टाइमिंग पॉलिटिकल है। और इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पे जो लोग कह रहे हैं कि इसको एजेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही है, अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार या बीजेपी, तो कई बार लगता है कि यह आरोप सही है जी। ममता बनर्जी के भतीजे पे छापा हुआ, उनके मंत्रियों पे छापा हुआ। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी जो उनके वन मंत्री है वहां ईडी का छापा चल रहा है। आगे आ जाइए, महाराष्ट्र 2019 में एक बार कोशिश हुई थी सरकार बनाने की, शरद पवार को बुला लिया था ईडी ने जी। बड़ा हंगामा मचा था, उसको बड़ा ब्रेव तरीके से शरद पवार ने फेस किया था कि कहां आना है, मैं आऊंगा। फिर बाद में समन से वो वापस हो गया। 2019 के चुनाव थे लोकसभा, शायद 2019 का ही था, जिस वक्त जो ये कुछ उनके समर्थित व्यापारी जो इत्र का बिजनेस करते हैं, शायद कानपुर या उसके आसपास, कानपुर में वहां छापा पड़ा था। ये महज संयोग है कि इन सबके घर छापा पड़ता है, और यह भी एक संयोग है कि जिन लोगों के नाम पहले घोटाले में लिए जाते थे जी, वो सरकार में मंत्री हो जाते हैं। महाराष्ट्र में हसन मुश्रिफ 2 दिन पहले छापा पड़ा था, मंत्री हो गए। अब ईडी नहीं ढूंढ रही उनको, ढूंढेगी भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया अजित पवार और पवार ने, वो डिप्टी सीएम हो जाते हैं 2 दिन के बाद। उसके बाद ईडी उनको नहीं ढूंढ रही। प्रफुल्ल पटेल पे मामले चल रहे थे। प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के साथ आज बीजेपी के यहां है। ईडी ने दूर दूर तक नहीं ढूंढा, उनको बुलाया नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के कई विधायक, उनपे भ्रष्टाचार के मामले थे। कुछ एक मामले की जांच ईडी कर रही थी, उनके पास नहीं गई है। शुवेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बंगाल में, ईडी अब तलाश नहीं कर रही उनको। मुकुल राय जब बीजेपी में थे, अभी उनका लोकस स्टैंडाई पता नहीं चलता कि वो टीएमसी के साथ है या बीजेपी के साथ है। वो विधायक टीएमसी से बने थे, विधायक दरअसल बीजेपी से बने थे, बाद में टीएमसी में आ गए थे। उन पे भी कोई छापा नहीं था। पहले बीजेपी उनको बहुत ढूंढ रही थी, और शायद लगता है बीजेपी ढूंढ रही थी, इसलिए जांच एजेंसियां भी ढूंढ रही थी। आजकल नहीं ढूंढ रही। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये जो एक डिस्टिंक्शन आप देख रहे हैं कि किसके यहां छापा पड़ता है और किसके यहां छापा नहीं पड़ता है, ये बड़े बड़े सवाल खड़े कर देता है कि जिन पॉलिटिकल मामलों को ईडी ने हैंडल करना शुरू किया या इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसमें उसका कन्विक्शन रेट क्या है। सही कहा आपने सर। आज से कुछ दिन पहले जब अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब इस पे बहुत ही खुल के बोला भी था उन्होंने, और उन्होंने उसमें एक नंबर्स दिए थे। मेरे को नंबर्स तो ठीक से याद नहीं आ रहे। उन्होंने दिए थे कि हमारी यूपीए की सरकार जब बनी थी और जब ये एनडीए की सरकार जब बनी है 2014 से लेकर अभी तक, उन्होंने बोला कि यूपीए की सरकार में हमने 1 दशक यानी 10 साल के अंदर अंदर लगभग 1000 या 1000 से कम ईडी के जो कार्रवाई छापे हैं उनमें पड़े थे, और एज कंपेयर टू बीजेपी वो 3-3,500 प्लस थे छापे।
आप ये नंबर्स भी देखिए किस तरीके से ये नंबर्स मैंने उसी आधार पे कहा है कि ईडी की एक्टिविटी बढ़ गई है, बिल्कुल सक्रियता बढ़ गई है, कन्विक्शन रेट घट गया है। हाँ और पॉलिटिकल ये बड़ी जगलरी है जब ये बहुत दबाव बना कि मतलब 1% से भी कम अगर आपका कन्विक्शन रेट है तो आप करते क्या है। तो ईडी ने एक लंबा जवाब दिया कि ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। वो अपने समूचे कन्विक्शन रेट की बात करती है, लेकिन जिन पॉलिटिकल मामलों को उसने टेकअप किया उसमें कन्विक्शन रेट क्या है, वो नगण्य है। और इसीलिए बार बार सवाल उठते हैं कि ऐसे विपक्षी, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह अब जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में है, मतलब बेल पे है, लेकिन जेल ही है, उनको हेल्थ ग्राउंड पे बेल मिली हुई है। कई बार ईडी और सीबीआई ने अखिलेश माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बुला लिया है। फिलहाल तो बेल पे है लेकिन मामला चल रहा है। तो ये बड़ा ऑब्वियस सा सवाल उठाता है कि जितने विरोधी हैं उन सब पे ईडी बड़ी सख्त है, और जितने ऐसे लोग जिन पे पहले मामले थे जो बीजेपी की तरफ रुख कर गए उन पे ईडी मेहरबान है, जांच एजेंसियां मेहरबान है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये इम्पार्शियल है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है कि वो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्तेमाल हो रही है। सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी का है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हो, ईडी की क्रेडिबिलिटी हो, इनकम टैक्स की क्रेडिबिलिटी हो, क्योंकि कई बार जब आप ऐसा करेंगे तो आप जब सही एक्शन भी जब लेते हैं तब भी आप सवालों के घेरे में होते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने डोटासरा के यहाँ पेपर लीक को लेकर छापा पड़ा, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था, गुजरात में भी आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक छापा पड़ा था, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि उसमें कोई गिरफ्तारी हुई हो, उसमें आगे कार्रवाई हुई हो, ईडी ने भाग लिया हो, सीबीआई ने भाग लिया हो। तो ये भी कहीं ना कहीं उस क्रेडिबिलिटी को साफ साफ दर्शा देता है। अब तो लोग समझ रहे हैं कि विपक्ष के यहाँ छापा पड़ता है और चुनाव से पहले ही छापा पड़ता है। नहीं, चुनाव के पहले कहां छापे पड़े वो मैंने बता दिया जी, वो दर्शक समझ गए होंगे। ये एक ग्रेव ऑफेंस है पेपर लीक, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, चाहे वो डोटासरा हो, सरकार का कोई व्यक्ति हो, सरकार के अधिकारी हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी की भी मनाही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उज्जवल भविष्य को उन्होंने अंधकार में ढकेल दिया है, युवा नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। लेकिन उसकी जांच, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना, जांच एजेंसी उस दिशा में है या जांच एजेंसी उस दिशा में है कि अपना जो पॉलिटिकल मास्टर है उसको खुश किया जाए और जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट है उनकी तरफ निगाहें की जाए, उन पे हमला किया जाए। जो एक्शन है वो ये बताता है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है सरकार के, निगहबानी उनकी तरफ ही ज्यादा है, मेहरबानी उन पे थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए बार बार सवाल उठता है कि आप पॉलिटिकल मोटिव के लिए काम कर रहे हैं क्या। और ये धीरे धीरे, सबसे बड़ा खतरा इस बात का है आशुकेश कि ये जब आम लोगों के दिमाग में घर कर जाए, ये बैठ जाए कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी भी आमतौर पे जब भी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो लोग कहते हैं सीबीआई से जांच करा लीजिए, क्योंकि हमारी प्रीमियर एजेंसी सीबीआई है, हम उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ईडी तो लोग बाद में जाने हैं। ईडी टूथ वाली ऑर्गेनाइजेशन तब हो गई जब से पीएमएलए एनफोर्स कर दिया गया है, तो उसकी वो बहुत दांत उसके नुकीले हो गए हैं और उसकी काट जो है वो बड़ी मारक हो गई है, इसलिए लोग जानते हैं। नहीं तो पहले सीबीआई पे ये तमाम प्रेशर हुआ करता था और तब भी सीबीआई को प्रीमियर एजेंसी लोग समझते थे। लेकिन ये ऐसी घटनाएं इन एजेंसियों पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता दांव पे लगती है। और ऐसे में
जब कुछ सही मामला भी सामने आएगा या सही इन्वेस्टिगेशन भी होगा, उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। सर ये तो मतलब सच में डराने वाली बात है, क्योंकि आप क्रेडिबिलिटी की बात करो, इतना बड़ा संस्थान, मतलब जिस पे लोग भरोसा करते हैं, कोई घटना होती है, आपने ठीक बताया कि ईडीआई से बोला जाए, सीबी से बोला जाता है कि सीबीआई से बोला जाता है कि आप जांच कराइए। सर लोगों को अब समझना पड़ेगा ना, मान लीजिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऐसे छापे पड़ते हैं, इन जगहों पे छापे पड़ा, चुनाव के पहले किन किन पार्टियों पे छापे पड़े, क्रेडिबिलिटी डाउन होने की बात की, तो हम उस दिन जर्नलिज्म की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि क्रेडिबिलिटी तो डाउन हुई है, लोग अब एज अ इंडिपेंडेंट नहीं देखते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? लोगों को पहले समझना पड़ेगा, जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लोग इसे नहीं समझेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, एजेंसियों को हिज मास्टर्स वॉइस नहीं होना पड़ेगा। द ओनस इज ऑन देम, कि आम जनता, उनकी एक्टिविटी, उनके कार्यकलाप जनता में पर्कुलेट करके जाते हैं और एक मैसेज क्रिएट करते हैं, एक नैरेटिव का निर्माण होता है, एक आपके मानस में, एक मानस पटल पे एक चीज अंकित होती है कि हाँ ये सही है या ये गलत है। जो कार्रवाई अभी हो रही है वो ईडी को, सीबीआई को, खास तौर पे ईडी को डॉक में खड़ा करती है। जवाब उनको देना पड़ेगा और जवाब एक्शन से होगा, उनके इन्वेस्टिगेशन से होगा, उनके कन्विक्ट किए जाने के रेशियो से होगा कि जिन पॉलिटिकल मामले को अपने हाथ में लेते हो उसका कन्विक्शन रेट क्या है, कोर्ट उसको किस तरीके से देख रहा है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी तब बरकरार रख सकते हैं जब बड़े मामलों का बड़े तरीके से खुलासा हो और जनता में यह मैसेज जाए कि यह कार्रवाई सही हुई है। ये मैसेज अभी नहीं जा रही। सर लेकिन केजरीवाल तो बोल देते हैं ना कि देखिए उनका बस एक मोटिव है कि गिरफ्तार कर लेना, और हमें भी दिखता है कि बस आप गिरफ्तार कर लीजिए, उसके बाद से देखेंगे कोर्ट में कब साबित करना है, कब साबित नहीं करना है, और ये ऑब्वियसली उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन करेगी। नहीं, देखिए ये राजनीतिक बयानबाजी तो होगी। अभी अशोक गहलोत ने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही कह रहे हैं। हम यहां बैठकर उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि टाइमिंग सस्पेक्ट है, और वही आम जनता के दिमाग में, उनके मानस पे, पटल पे अंकित होता है कि जिस समय यह कार्रवाई की गई है उससे कहीं कोई राजनीतिक बू आ रही है क्या, षड्यंत्र की बू आ रही है क्या, साजिश की बू आ रही है क्या, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को खत्म करना चाहते हैं, उसको डिमोलिश करना चाहते हैं क्या, उसके लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, उसके लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिज मास्टर्स वॉइस जो है वो अगर एजेंसी बनना चाहेगी या बनती रहेगी, और ये कोई आज का नहीं है, ये इरोजन धीरे 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 होता रहा है। बहुत लंबी बात हो जाएगी जब मैं कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बात करने लगूंगा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई, किस एरा में कॉम्प्रोमाइज हुई, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था, तो वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो इरोजन हुआ है एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी में, उसको बहाल करना एजेंसीज का काम होगा, ताकि आम जनता ये समझ सके कि ये एजेंसी हमारी है, ये एजेंसी फेयर है, इस एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन फेयर है। देखिए बहुत डराने वाली बात है जब इतने बड़े एजेंसीज पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ये हमसे, आपसे, सब लोगों से जुड़ा हुआ है। हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को लेके, हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देख लेंगे, आप वहां पे दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सवाल तो बनता है क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2024 में क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट किया जाने वाला है। अब देखते हैं कि ईडी सीबीआई कैसे इस पे कार्रवाई करती है और अपने जो जवाब होते हैं उनमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।